चलो बेटा, कल हमने किया था हमने यहाँ ग्राफियन फॉलिकल तक किया है ना। तो ग्राफियन फॉलिकल हमने कहा था कि एक मैच्योर फॉलिकल होता है जो ऑलमोस्ट पहली बार जब बनता है 13 से 14 साल पे। लेकिन उसके बाद की कहानी देखिए यहाँ से शुरू होती है कि ये ग्राफियन फॉलिकल में से जब भी, अब होता क्या है बेसिकली, ये बड़ा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है। कोई ये मत सोचिए कि ये यहाँ इतना बड़ा बना है तो बहुत बड़ा होता है। इट इज जस्ट अराउंड 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर था। 2.5 सेंटीमीटर ही इसका डायमेंशन होती है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब यहाँ से ये जो आपको बीच में से सेकेंडरी oocyte दिख रहा है तो ये बाहर निकलता है। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो ये बाहर आता है। तो पीछे क्या स्ट्रक्चर बचेगा जब ओवुलेशन होगी? चलिए हम यहां पर लेते हैं, जब भी यहां पर ओवुलेशन होगी, ओवुलेशन क्या है? देखिए याद रखिए, रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल और फ्रॉम द ओवरी। जब ओवुलेशन होगी, रिलीज ऑफ एग होगा, तो एग किस में से निकलेगा? इस ग्राफियन फॉलिकल में से बाहर निकलेगा। तो पीछे क्या होगा? पीछे खाली जगह बच जाएगी। ये स्पेस, एग, ज़ोना पेलोसिडा लेयर, कोरोना रेडिएटा, ये साथ ही बाहर आ जाएंगे। अंदर स्पेस क्या होगी? खाली। अब ये जो खाली स्ट्रक्चर होता है ना, ये मोस्टली कब होता है? ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए ये इस पीरियड के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, देखिए तभी खाली होता है। ये तो हमें पता है, तभी खाली होगा ना कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का समय आएगा तब या तो ओवुलेशन होती है या मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने चलता है। तो उस वक्त क्या होता है? ओवुलेशन होती है, एग बाहर आता है, स्पर्म नहीं आता तो टूट जाता है। तो यहां पर भी क्या होता है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, हम मान लेते हैं कि देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, वो सेकेंडरी oocyte, तभी मैंने यहां लिखा है सेकेंडरी oocyte और oocyte। oocyte इज द मैच्योर एग। तो सेकेंडरी oocyte एट द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब ये एग बाहर आता है तो पीछे क्या होता है कि कई बार देयर इज अ ब्लड क्लॉट। इसके बीच में ना कई बार कोई ब्लड क्लॉट जैसा रह जाता है इसी खाली स्ट्रक्चर के बीच में। तो हम इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? जब ये ओवुलेशन हो जाती है, देयर इज presence of a blood clot in the empty ग्राफियन फॉलिकल। और ये जो एंटी ग्राफियन फॉलिकल विद ब्लड क्लॉट होता है, इट इज नोन एज कॉर्पस हेमोरेजिका। कार्पस हेमोरेजिका। अब ये जो कार्पस हेमोरेजिका है, मान लेते हैं, अब देखिए, अब ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर हम यहां से मिटा देते हैं। ये खाली, देखो ये खाली, दिस इज कार्पस हेमोरेजिका। अब यहाँ क्या है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त कई बार कोई ब्लड क्लॉट रह जाता है इसके बीच में। तो हम इसीलिए कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर क्या है, अभी खाली है, जिसके बीच में एक ब्लड क्लॉट है, उसे कार्पस हेमोरेजिका। अब यहाँ क्या होता है? देयर आर ग्रेनुलोसा सेल्स। ये आपको दिख रही है ग्रेनुलोसा सेल्स, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स, मैंने लेबल किए हैं। ये ग्रेनुलोसा सेल्स क्या करते हैं? दे बेसिकली प्रोलिफरेट, डिवाइड करते हैं, दे फॉर्म। अभी भी इनकी एक्टिविटी जारी रहती है, एक्टिविटी जारी रहेगी। तो होता क्या है कि ये क्या करते हैं? दे स्टार्ट सिक्रीटिंग ए येलो कैरोटीन पिगमेंट। होता क्या है? दे स्टार्ट सिक्रीटिंग ए येलो कैरोटीन पिगमेंट। और वो पिगमेंट क्या है? नोन एज ल्यूटिन। कौन सिक्रीट कर रहा है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या सिक्रीट कर रहे हैं? ए पिगमेंट नोन एज ल्यूटिन। और इसीलिए इन फिर सेल्स को क्या कहा जाता है? ल्यूटिन सेल्स, क्योंकि ये सारे सिक्रीट कर रहे हैं, दे आर नोन एज ल्यूटिन सेल्स। एंड नाउ व्हाट हैपेंस? अब
येलो कलर पिगमेंट है, ये सेल्स क्या सिक्रीट कर रहे हैं, द पिगमेंट, द कैरोटीन, द ल्यूटिन, इट बिकम्स ए येलो कलर बॉडी। हम कहते हैं ना आमतौर पे क्या पढ़ाया जाता है क्लासेस में, यही पढ़ाया जाता है, देयर इज एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल, इट चेंजेस इनटू येलो कलर बॉडी व्हिच इज नोन एज कार्पस ल्यूटियम। लेकिन उसके पहले जो कहानी है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्पस हेमोरेजिका, और इसके जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ए पिगमेंट नोन एज ल्यूटिन, और ल्यूटिन की वजह से क्या होता है, इट बिकम्स येलो कलर्ड बॉडी, एंड नाउ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ येलो कॉपर्स ल्यूटिन। ये जो बना स्ट्रक्चर, इसे हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। क्लियर है सबको? अब देखो, अब जब ये कार्पस ल्यूटियम बना तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, बेसिकली प्रेगनेंसी को ये मेंटेन रखता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन क्रिएट करता है, दैट इज नोन एज प्रोजेस्टेरॉन। रिमेंबर दिस वन, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्रिएट करता है, लेकिन होता क्या है कि जब थोड़ी देर बाद जब ये प्रोजेस्टेरॉन मान लेते हैं कि प्रेगनेंसी अचीव नहीं हुई, तो होता क्या है, ये फिर कार्पस ल्यूटियम जो है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। तो ये जो धीरे धीरे खत्म होता है, दैट डीजनरेटिंग कार्पस ल्यूटियम is known as corpus albicans. Another very important point. Degenerating corpus luteum is known as corpus albicans. तो देखो, अब कहने का मतलब क्या था, ये तो हम कहीं और चले गए। अब कहने का मतलब था कि जब मैंने कल कहा था कि बर्थ के बाद फॉलिकल्स बनने बंद हो जाते हैं, उसके बाद फॉलिकल्स नहीं बनते, फॉलिकल्स की ग्रोथ होती है, और एक जो पहला फॉलिकल ग्रो होता है वो 13 से 14 साल में ग्राफिन फॉलिकल बनता है। लेकिन बीच में क्या हुआ, बाकी फॉलिकल्स तो खत्म हो गए, बाकी फॉलिकल्स खत्म हो गए। अब होता क्या है, जब ये ग्राफिन फॉलिकल बनता है, फर्टिलाइजेशन हो या ना हो ये बात की बात है, मान लेते हैं नहीं होती है, तो यहाँ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्पस हेमोरेजिका। कार्पस हेमोरेजिका क्या है, the presence of a blood clot in the empty graphene follicle, it is corpus hemoragica। फिर क्या होगा, इसके जो granulosa cells हैं, these cells they start producing a yellow color pigment which is known as lutein, color becomes yellow, and from corpus hemoragica it changes into corpus yellow colored body called corpus luteum। corpus luteum क्या produce करता है, progesterone which maintains the pregnancy, and ultimately what happens, the corpus luteum after a period of time it gets degenerated, and degenerated corpus luteum is known as corpus albicans। Clear? So this is what is all about the ovaries। यहाँ तक आपको ovaries के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, और खास तौर पे वो जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था। क्लियर है मेरी बात? अब उसके बाद अब देखो, another point, another part, the second part of the female reproductive system is the ovidum, a pair of ovidums, और pair of ovidums का मतलब है a pair of fallopian tubes। अब ये fallopian tubes क्या होती है, कहाँ होती है, चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, जब हम फेलोपियन ट्यूब्स की बात करते हैं बेटा, तो फेलोपियन ट्यूब बड़ी छोटी, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर ही लंबी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, छोटा स्ट्रक्चर है। और कहाँ पड़े होते हैं, ये पड़े होते हैं, दे आर प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ये कहाँ पड़े होते हैं, दे आर प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर। ये याद रखिए इसकी पोजीशन। क्लियर? अब देखो, ये जो फेलोपियन ट्यूब्स कैसी दिखाई देती है, अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो देखो, ये मैं एक जल्दी से स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ।
ये यहाँ पर अभी हम इन स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या है। ये हमारे यहाँ पे ओवरीज आ जाती है। दिस इज ओवरी और ये इसका ओवरियम लिगामेंट आ गया। यहाँ पे ये मीजो ओवरियम है और इसके साथ यहाँ पे ओवरीज अटैच है। ये इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। अब देखो होता क्या है, ये जो फैलोपियन ट्यूब इज दिस स्ट्रक्चर, दिखाई दे रहा है बेटा, और ये 10 to 12 सेंटीमीटर है जैसे हमने कह दिया। अब एक पेयर है, एक ये है, एक आपको ये दिखाई दे। अब ये जो फैलोपियन ट्यूब्स है, अगर इनके वॉल्स की बात की जाए, ये जो अंदर वॉल्स है इसकी, यहाँ 3 लेयर्स होती हैं बेसिकली। इट इज ट्रिपल लेयर, 3 लेयर्स होती हैं। और सबसे जो अंदर वाली लेयर है हम उसी की बात करेंगे, हम बाकी बात नहीं करेंगे। हालांकि 3 लेयर्स होती हैं, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। 3 लेयर्स है, म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। लेकिन म्यूकोसा हम सबसे इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि म्यूकोसा, हालांकि हर एक का अपना अपना रोल है, लेकिन म्यूकोसा क्यों मैं कहता हूं, क्योंकि म्यूकोसा जो है इट लाइंस द ल्यूमन, यानी ये लेयर मान लेते हैं, ये जो मैंने यहां ड्रॉ की है, दिस इज म्यूकोसा। ये म्यूकोसा मान लेते हैं। ये म्यूकोसा क्या है, इट लाइंस द ल्यूमन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स। और इसमें क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियम है, यानी इट्स एपिथेलियम इज कंसिस्टिंग ऑफ सीलिया। और वो सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट। वो मूवमेंट क्यों करते हैं वो हम बात की बात करेंगे, लेकिन उनका काम है, आपको पता है सीलिया क्या करते हैं, दे मूव। हमें ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज यहां पर क्या है, सेक्रेटरी सेल्स भी होते हैं। इसके पास सेक्रेटरी सेल्स भी हैं, और वो सेक्रेटरी सेल्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड सम नरिशमेंट फ्लूइड। ये क्या सेक्रेट करते हैं फैलोपियन ट्यूब्स में, नरिशमेंट, न्यूट्रिटिव फ्लूइड सेक्रेट करते हैं। तो इनका काम भी क्या है, नरिशमेंट। और दूसरी लेयर जैसे मस्कुलरिस है, तो मस्कुलरिस क्या करती है, स्लो मूवमेंट, इट मूव्स। वो क्यों मूव करती है वो भी बात की बात है, क्योंकि हम पहले ए लेंगे, फिर बी, फिर सी, फिर डी, हम इकट्ठी सारी कहानी को मिक्स नहीं करेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा क्या करता है। तो यहाँ हमने जो म्यूकोसा को देखा, हमने कहा यहाँ 2 तरह के सेल्स है, सीलिया है और सेक्रेटरी सेल्स है। सीलिया जो है वो अनड्यूलेटरी मूवमेंट्स करता है, और सेक्रेटरी सेल्स नरिशमेंट करता है। दूसरी मस्कुलरिस है, मस्कुलरिस मिडल लेयर है इसकी, और ये क्या करती है, स्लो मूवमेंट, स्लो कॉन्ट्रैक्टाइल मूवमेंट्स ये करेगी। क्लियर बेटा मेरी बात। और उसके बाद लास्ट आ जाती है सिरोसा लेयर, और सिरोसा लेयर जो है सबसे बाहर वाली है, सबसे बाहर वाली लेयर। और मैं एक काम करता हूं, ये मान लेते हैं यहीं पे कोई सिरोसा लेयर, ये ऐसे येलो कलर जो दिख रही है सिरोसा, बाहर वाली सिरोसा लेयर, विच इज लाइंड विद विसरल पेरिटोनियम। हमने बात की थी पेरिटोनियम, 2 लेयर्स होती है पेरिटोनियम वॉल की, एक विसरल एक पैराइटल। तो विसरल पेरिटोनियम वो लेयर होती है जो बॉडी ऑर्गन्स के बाहर होती है, जो प्रोटेक्शन देती है उसको। तो इट इज द सिरोसा लेयर इज लाइंड बाय विसरल पेरिटोनियम। तो आप देखिए, अगर आप फैलोपियन ट्यूब को देखो तो काफी इसका अच्छा स्ट्रक्चर है, रिलायबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहीं पे एग आएगा, यहीं पे इस ओवरी से निकलकर एग इस जगह आएगा और यहीं पर फ्यूजन होती है, तो इसलिए ये रिलायबल स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब फैलोपियन ट्यूब के आपको कुछ हिस्से देखेंगे, देयर आर सर्टेन पार्ट्स, और कौन कौन से पार्ट्स हैं। नंबर 1 पार्ट इज दिस वन,
This part is infundibulum. देखिए infundibulum क्या पार्ट है? देखो जब हम infundibulum की बात करते हैं ना, तो infundibulum एक ऐसा पार्ट है जहां पर कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। एंड इफ यू सी हियर, these are the finger like projections. ये दिख रही है आपको सर? ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए हैं, इस साइड भी हैं। नाउ दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मैं यहां लेबल करता हूं, दीज आर नोन एज फिम्ब्रिए। इन्हें क्या कहा जाता है? फिम्ब्रिए। इन फिम्ब्रिए, ये जो फिंगर्स होते हैं, जैसे हमारे हाथ की उंगलियां हैं, एक बराबर नहीं होती, इसी तरह ये फिम्ब्रिए होते हैं, ये एक बराबर नहीं होते। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिनकी सारी जो फिंगर्स हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एंड व्हाट हैपेंस, आप देखो इस तरह से होता है। इसके पीछे ये है, ये पूरा हिस्सा है, ये जो आपको दिख रहा है, मान लो ये इस तरह से बेंड है और ये यहाँ है, ये इस तरह से है एरिया फैलोपियन ट्यूब का। यहां से ओवरी से एग निकलेगा। तो फिम्ब्रिए क्या करते हैं, इसके बीच में आपको स्पेस नजर आ रही है, ये देखो, इससे इसकी वजह से ये स्पेस है। दिस स्पेस इज नोन एज ऑस्टिया। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियम। दोनों में होगी तो ऑस्टिया। तो हम यहां इसको लेबल कर लेते हैं, ये जो बीच में इसके स्पेस आएगी, दिस इज ऑस्टियम। यहां तो नहीं करते हम, ऐसा करते हैं इसके बीच में ही कर लेते हैं, ये ऑस्टियम, इसके बीच में स्पेस आ जाएगी। अब जब इसके बीच में स्पेस आई तो ये फिम्ब्रिए क्या करते हैं, मान लेते हैं ये एग है, ये ओवरी से बाहर निकला, ये फिम्ब्रिए इसको ऐसे पकड़ते हैं, क्योंकि एक फिंगर छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी, वो पूरे ऐसे पकड़ते, एक जगह से नहीं पकड़ते, डिफरेंट प्लेसेस से। और ये फिम्ब्रिए क्या करते हैं, दे शो अनड्यूलेटरी मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट, इन्वेजिनेशन मूवमेंट, इन्वेजिनेटरी मूवमेंट, ऐसे अंदर को खींचेंगे इसको। तो क्या होगा, एग कहां जाएगा? एग मूव टुवर्ड्स, देखिए एग मूव फ्रॉम हियर टू दिस साइड, चलेगा, अंदर की साइड मूव किया जाएगा इसको, जैसे बॉल है, बॉल को अंदर की साइड खींचा जाएगा, ऑस्टियम से खींचकर उसको कहां ले जाएगा? इन्फंडिबुलम में। क्लियर मेरी बात? तो ये किसका काम है? इन्फंडिबुलम पार्ट का काम है। क्लियर? देन इन्फंडिबुलम लीड्स टू इन ए वेरी वेरी वाइड पार्ट, वाइड थिन वॉल्ड। ये हिस्सा दिख रहा है आपको, दिस वाइड थिन वॉल्ड पार्ट, देखो कितना चौड़ा है ये, लेकिन ये वॉल कैसी होती है इसकी? थिन वॉल्ड होती है। एंड दिस वाइडर पार्ट इज नोन एज एम्प्यूला। ये सिर्फ एक ऐसा रास्ता है जहां एग यहां आएगा, यहां से चलते हुए, क्योंकि मैंने आपको पहले कह दिया वॉल्स के पास क्या है? सीलिया है। तो वो सीलिया क्या करेंगे, वो भी इस तरह से बॉल की तरह इसके साथ खेलेंगे और इसको ऊपर ऊपर ले जाते जाएंगे। और कहां ले जाएंगे? इस जगह। और इसके बाद यहां से आगे मान लेते हैं ये एरिया, यहां से लेकर और यहां तक, ये एक ऐसा एरिया आता है विच इज नोन एज isthmus। isthmus पार्ट, ये लंबा हिस्सा है, इट इज अ लॉन्ग पार्ट, नैरो, पतला है, अंडरस्टूड? लॉन्ग है, नैरो है, बट थिक वॉल्ड है। और इसके जंक्शन पर, यहां पर, एट द जंक्शन ऑफ द isthmus एंड एम्प्यूला, एग यहां पे बस क्या करता है? वेट करता है। किसका वेट करता है? स्पर्म का। स्पर्म जब इस वेजिना से होता हुआ यहां से चलता हुआ यहां पे आके फ्यूज होता है, इट इज द फ्यूजन साइट, फर्टिलाइजेशन साइट। अच्छा, एक चीज ये भी याद रखना कि हालांकि पुरानी बुक्स जो हैं कई, हालांकि ये भी कंफ्यूजन ही है, लेकिन कंफ्यूजन तो नहीं कहूंगा मैं। अगर आपको ये क्वेश्चन दो तरीके से आएगा, मैं दोनों तरीके बताता हूं। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज, नीचे दिए हैं ऑप्शंस आपको, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला, isthmus और यूट्रीन पार्ट। तो वो क्या होगा? एम्प्यूला। यू हैव टू टिक द एम्प्यूला। लेकिन अगर आता है द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स एट द जंक्शन, एट द जंक्शन बिटवीन infundibulum and ampulla, ampulla and isthmus,
और isthmus और यूट्रीन पार्ट और नन ऑफ द अबव। तो ध्यान रखिए हमेशा आंसर क्या होगा, एट द जंक्शन ऑफ द isthmus एंड ampulla। यानी एट कहाँ होता है, एट द बॉर्डर लाइन ऑफ, बॉर्डर पे कहाँ पे, एट द बॉर्डर ऑफ एम्प्यूला एंड isthmus। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन दोनों तरह से, ये मैं याद फिर से कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन आता है द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्प्यूला, लेकिन आता है अगर क्वेश्चन आता है द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स एट द जंक्शन बिटवीन, देन जंक्शन बिटवीन isthmus एंड एम्प्यूला। तो ये याद रखिएगा। एंड फाइनल पार्ट यहां पे आ जाता है हमारा दिस वन पार्ट व्हिच इज नोन एज यूट्रीन पार्ट। और ये यूट्रीन पार्ट क्या है, यूट्रीन पार्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द fallopian tube which enters into the uterus through cornua। एक रीजन्स होते हैं which are known as cornua। तो यूट्रीन पार्ट क्या है, इट एंटर्स इनटू द यूट्रस, और ऐसा भी कह सकते हैं यूट्रस एंटर्स इनटू द fallopian tube वाया यूट्रीन पार्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। क्लियर? तो fallopian tube क्या है, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि fallopian tube का क्या रोल है, तो इसके बहुत से रोल है, लेकिन एक रोल जो मैं आपको मेन रोल बताऊंगा, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इट हेल्प्स इन द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द एग, इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। स्पर्म को यहां पहुंचने में मदद करता है। कैसे करेगा वो फर्टिलाइजेशन में देखेंगे। समझ आ गई मेरी बात? चलिए आज इतना ही रखते हैं, कल हम इसका तीसरा पार्ट और बाकी आई थिंक हम कल इसको फीमेल रिप्रोडक्टिव का लास्ट पार्ट कल खत्म करेंगे।